हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर की शुरुआत करी है और ये बिल्कुल डिटेल वाइज प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ने की शुरुआत करी है, पॉइंट बाय पॉइंट, जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और मुझे यकीन है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि इसी पेपर से मैंने भी कई सारे पेपर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, और मैं इन्हीं नोट्स को यूज करके आपको भी पढ़ाऊंगा और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जिसमें हम छोटी सी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों का डिटेल पूर्वक उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछला क्लास एक ले चुके हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड था। प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग वो होता है जिनके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, लिपि अपठ्य है आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत। उसके बाद हम पाषाण काल में आए। पाषाण काल के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा। अब हम मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, फिर हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। ठीक है, इसलिए हम हर एक काल का डिटेल पूर्वक व्याख्या करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे जिसका जवाब आप देंगे। ठीक है, तो देखेंगे हमारी कितनी तैयारी अच्छे से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पहली क्लास ले चुके हैं। पहली कक्षा हम आपकी ले चुके हैं और ये आपको गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। परसों क्लास ये अपलोड किया गया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो भोले बाबा का नाम लेकर के शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जैसे कुछ चीजें हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ फोटो को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे अंत पहले मध्य पाषाण कालीन स्थल में आपसे ये पूछा जा सकता है मैदाहा किस कालीन कौन सा स्थल है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है, नव पाषाण कालीन स्थल है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो मैदाहा मध्य पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये 3 क्षेत्रों में विभाजित है। कौन सा क्षेत्र? झील क्षेत्र, दूसरा है बूचरखाना संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। और मैदाहा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और आभूषण, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। ठीक है, हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आप जैसे देख रहे हैं, ये हड्डी एवं सींगों से निर्मित हथियार हैं। उपकरण का मतलब जरूरी नहीं हथियार भी होते हैं, और कुछ आभूषण मिले हैं जो कि हड्डी एवं सींगों से बने हुए थे जो गले में पहनते हैं। ठीक है, और आपसे यदि ये डिटेल में पूछने जाए, क्योंकि आजकल के पेपर गहराई में जाके बना रहे हैं, गहराई का मतलब गड्ढे में नहीं, गहराई का मतलब फैक्ट नहीं पूछते अब कि मैदाहा उत्तर प्रदेश, मैदाहा किस राज्य में स्थित है। अब ये पूछते हैं कि मैदाहा पुरा स्थल कि कौन सा कालीन स्थल है और वो किस जिले में स्थित है। तो मैंने इसलिए डिटेल वाइज लिया है कि मैदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि 3 क्षेत्रों में विभाजित था। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचरखाना क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। और यहीं के बूचरखाना संकुल क्षेत्र से हमें हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मध्य पाषाण कालीन देखो मैं हर एक चीज का डिटेल्स लाया हूं। ठीक है, हर एक चीज की मैं फोटो भी अवेलेबल जितनी मुझे मिली है मैं लेके आया हूं, जिससे आपको फोटो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चन इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको इससे बाहर और भी कुछ चीज पढ़ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने ये फैक्ट आराम से सारी क्वेश्चन पे रिसर्च करके आराम से एक एक पॉइंट पे नोट्स बनाए हैं कि आप बस इतना पढ़ लो तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलो हमने मैदाहा की बात करी और मध्य पाषाण कालीन स्थल में और भी बात कर लेते हैं। पहला मैदाहा मध्य पाषाण कालीन स्थल है, सराय नाहरराय और दमदमा, ये तीनों
एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसी में एक दमदमा फेमस, दमदमा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? क्योंकि अभी यूपीपीएससी लोअर कलर का पेपर भी आता है, यूपीएससी इन सभी क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल से इन सब फैक्ट को लाया हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज हमें मोटिवेट करिए। और मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं, एक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है बस। आप बस इतना करिए तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो हम भी ये अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन स्थल में और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पशुपालन की शुरुआत हुई। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? देखो पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य पाषाण काल से। इसके साक्ष्य कहाँ है? कौन सी जगह से मिले हैं? कौन सा जानवर पालते थे? तो कुत्ता जानवर पालते थे। और गाय को पालने की इसमें बात नहीं की गई है। ठीक है, से गाय के पालने की बात नहीं की गई है। तो पशुपालन में कौन से जानवर को पालते थे इसका भी कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई तो कौन से जानवर को पाला गया, तो इसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कहीं भी। आप ये फैक्ट गूगल पे जाके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए क्योंकि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं सुरगोत्रा से, और बैल के साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि जो पशुपति शिव की मुहर है उसमें हिरन की फोटो लगी, हिरन की पिक्चर बनाई गई है, मछली की पिक्चर बनाई गई है, एक श्रृंगी बैल की पिक्चर बनाई गई है, कुबर वाले बैल की पिक्चर बनाई गई है। तो इसका मतलब उन सभी पशुओं को पालने की व्यवस्था थी। तो हम मोरली कह सकते हैं, लेकिन लिखित विवरण ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए किस जानवर को पाला गया तो हम इसकी बात नहीं कर सकते। कुत्ते का साक्ष्य तो मिला, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में एक नौपाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम कश्मीर। और ये कौन सा बुर्जहोम कौन सा पाषाणकालीन स्थल है? नौपाषाणिक काल है, नौपाषाणिक काल का स्थल है। यहाँ से मानव के साथ साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य, कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। ठीक है, तो यदि हम मोरली समझें तो कुत्ता हो सकता है आंसर, लेकिन मैं एक बार आपको फिर कह देता हूं इसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुआ, और जिसका क्या साक्ष्य है? आदमगढ़ और बागौर नामक पूरा स्थल। तो आदमगढ़ और बागौर नामक पूरा स्थल किस काल के हैं? तो ये दोनों मध्य पाषाण काल के हैं। ये दोनों मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, और ये आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और बागौर कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, तो हमने अब तक क्या बात कर लिया कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई। मैं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ब्लैंक पेज लाया हूं, उस पर भी करेंगे। हाँ, तो मैं सभी चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि सभी इंपोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए मैं अलग से ब्लैंक पेपर लाया हूं। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। और वो 2 जगह कहाँ है जहां से इनके साक्ष्य मिले हैं? आदमगढ़ से और बागौर से। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और बागौर कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। मध्य पाषाण काल का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण किसे माना गया है? भीमबेटका। आपने ये नाम सुना होगा यदि आप पढ़ रहे होंगे तो। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो को इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। ये भीमबेटका में ही दीवारों पे चित्रकला की गई है, तो उसके बारे में है। और ये भीमबेटका जो गुफा है ना, इस पे जो चित्रकारी हुई है, ये मध्य पाषाण काल का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग हर पेपर में आपको मिल जाएगा ये।
हर दूसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्यों? भीमबेटका यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और भीमबेटका गुफा की खोज वर्ष 1987 में वी.एस. वाकंकर ने किया है। अब बताओ मैंने कौन सा चीज ऐसा छोड़ दिया जो पेपर में नहीं आ सकता है? जीके में पूछेगा भीमबेटका क्या है? प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला है। किस लिए कौन से काल का है? मध्य पाषाण काल का है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। खोज कब की गई? 1987 में। किसके द्वारा खोज की गई? वी.एस. वाकंकर के द्वारा। तो मैंने हर एक चीज का इंपोर्टेंट यूज किया है। तो यहाँ से हमने ये प्रागैतिहासिक काल से लेकर जितने भी लिखित विवरण उपलब्ध थे इसकी चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करते हैं नवपाषाण काल। क्या चर्चा करते हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नव का मतलब होता है नया, तो नए पत्थर युग की शुरुआत। ये फेमस क्यों है? क्योंकि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन, यानी सर्वप्रथम जो खाद्यान्न हुआ था वो था जौ। जौ आपको वीडियो में दिख गया होगा, देखो जौ, ठीक है, ये फोटो में दिख गया होगा। सॉरी मैं बार बार वीडियो बोल देता हूँ। फोटो में दिख गया होगा जो इसका सर्वप्रथम खाद्यान्न की शुरुआत करी थी। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत तरक्की हुई है। ये यदि हम बोले तो नवपाषाण काल एक चेंजिंग हिस्ट्री था, ठीक है। इन्हें पूरी हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया था। क्यों? खाद्यान्नों का उत्पादन, इससे पहले लोग शिकार पे डिपेंडेंट थे, अब खाने पे भी डिपेंडेंट हो गए, अनाजों पे डिपेंडेंट हो गए। गेहूं की कृषि की शुरुआत हो गई और सबसे बड़ी खोज आग कैसे उत्पन्न किया जाए, इसकी खोज नवपाषाण काल से हुई, ठीक है। अब नवपाषाण काल में यदि कृषि की शुरुआत हुई है तो ऐसा तो कोई जिला होगा जहां पे सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हो। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम मतलब होता है सबसे पहला, प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पहला। तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव। कौन सा कृषि किया था? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लहुड़ा देव। लहुड़ा देव कहाँ है? संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला है। कौन सी कृषि करी थी? किसकी कृषि करी थी? तो चावल की खेती करी गई थी। देखो अब ये बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये सारे क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट नहीं लगते? ये हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। यदि आपका दिल कहता है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा पा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गेहूं के साक्ष्य। सर्वप्रथम देखो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले? लहुड़ा देव कहाँ है? संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब वैसे ही सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य के साथ साथ एक चीज के लिए और फेमस है, यहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया अभी तक, तो ये भी आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। देख रहे हैं हम कैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के साक्ष्य के लिए। यहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, ठीक है, वहां पे चावल की कृषि की साक्ष्य मिले हैं। जो कोल्डी हवा है, सॉरी जो लहुड़ा देव है, वहां पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे सबसे पहले नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के साक्ष्य, सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा से, जो कि इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है। और चावल के साक्ष्य चीन के यांग टीसी नदी घाटी क्षेत्र में भी पाया गया है। तो कोल्डी हवा से 3000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले गए, जबकि चीन के यांग टीसी नदी घाटी क्षेत्र से 2500 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मक्का का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला? मैक्सिको से।
बाजरा का प्रथम साक्ष्य चीन से, राई का दक्षिण पूर्व एशिया और जौ के यूरोप से। ये मैंने आपको देख लो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिए हैं कि ये पूछा जा सकता है। जौ का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? यूरोप से। मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? मैक्सिको से। और मैं इससे रिलेटेड फोटोज भी मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं, तो आप ये ध्यान से कर लेंगे। अब मैंने अभी बात किया था कि ऐसा स्थल जहां पे मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, वो मिला है बुर्ज-ओम कश्मीर से। कहां से मिला है? बुर्ज-ओम कश्मीर से। यह एक नौपाषाणिक स्थल है जहां पे खुद मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये बार बार पूछा जाता है। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। खोज किया कब किया था? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने बुर्ज-ओम कश्मीर की खोज करी थी। बात समझ में आया? बस आप ये भी याद रख लेंगे कि ये नौपाषाणिक स्थल है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा पूरा स्थल है जो एक नौपाषाणिक स्थल है, वो भी कश्मीर में स्थित है और वो है कश्मीर का गुफ कराल। कश्मीर में दो बुर्ज-ओम और गुफ कराल पूरा स्थल है, जो कि दोनों नौपाषाणिक स्थल है। और गुफ कराल क्यों? यहाँ पे गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ये पूछा जा सकता है कि गुफ कराल कौन सा नौपाषाणिक स्थल है और कहाँ स्थित है। तो गुफ कराल नौपाषाणिक स्थल है जो कि कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। तो ये याद नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नौपाषाणिक स्थल में कृषि की भी शुरुआत हो गई थी और पशुपालन की शुरुआत तो इससे 1000 साल पहले मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में ही मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। तो आप ये बात सारी याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बिहार। चलो चलें अपने बिहार। तो चिरांद नौपाषाणिक स्थल है जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण। फोटो में आप देख रहे होंगे हिरण के सींग से निर्मित उपकरण कैसे होते हैं। ठीक है, तो चिरांद नौपाषाणिक स्थल, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? नौपाषाणिक स्थल कौन सा पढ़ लिया हमने? बुर्ज-ओम, गुफ कराल, अभी हम बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, चिरांद, अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, बुर्ज-ओम गुफ कराल कश्मीर में है और चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी? मैदाहा कौन सा स्थल है? एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मैदाहा क्या है? एक मध्य पाषाण कालिक स्थल। ठीक है, मैदाहा 3 क्षेत्रों में विभाजित था। मैदाहा जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो कितने क्षेत्रों में विभाजित था? 3 क्षेत्रों में विभाजित। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचरखाना संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। और इसी के बूचरखाना संकुल क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? बूचरखाने को कसाई घर। बूचरखाने को हम और क्या बोल सकते हैं? कसाई घर। तो यहीं पे जो हथियार मिलेंगे, और उस समय हथियार लोहे के तो नहीं थे, किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे, हड्डियों से बनते थे और जानवर के सींगों से बनते थे। तो कसाई घर, तो बूचरखाना संकुल क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी व सींगों से निर्मित उपकरण, हड्डी एवं सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, और मध्य पाषाण कालीन स्थल और क्यों फेमस है? क्योंकि इसी टाइम पशुपालन की शुरुआत भी हुई थी। क्या हुई थी? ऐसे ही लिखो, बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या शुरुआत हुई थी? पशुपालन की शुरुआत। और पशुपालन की शुरुआत होने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? 2 जगह है। पहला है आदमगढ़, जो कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। आपको ये बात भी याद रखना है, क्योंकि यदि गहराई में जाके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे यही पूछा जा सकता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और दूसरा है बागौर,
जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जनपद में जिले में स्थित है। ठीक है। मध्यपाषाण कालीन स्थल और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से भीमबेटका की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला मिली है, जिनको रेडियो कार्बन से पता लगाया गया कि ये मध्यपाषाण कालीन की स्थल है। अब भीमबेटका की खोज कब किया गया था? 1987 में वीएस वाकंकर जी ने किया था। और भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलो, हमने मध्यपाषाण कालीन से पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं कि मध्यपाषाण काल में भी क्या क्या हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, तो नवपाषाण काल यानी नए युग की शुरुआत। यहाँ से सर्वप्रथम खाद्यान्नों की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल से सर्वप्रथम खाद्यान्नों की शुरुआत हुई। ठीक है। गेहूं की कृषि की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी खोज, आग की खोज भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो प्राचीनतम, और इसी में यदि हम ये जाने तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला, यानी सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिला है? प्राचीनतम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी वीडियो में पढ़ाया था। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला है लहुरा देव, और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य हमें लहुरा देव से मिलते हैं। ठीक है। और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित। और यहाँ से और क्या मिलता है? मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष। हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले मेहरगढ़ से। ठीक है। तो यदि ये पूछे प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य जिला लहुरा देव है, लेकिन प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला यानी प्राचीनतम चावल वाला जिला, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो लहुरा देव नहीं लगाए हुए, क्योंकि वहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो कृषि किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन वहां से चावल यानी धान की भूसी के ढेर मिले वहां से। लेकिन यदि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आपसे पूछा जाए तो आप लगाओगे आंसर क्या? कोल्डी हवा। क्या लगाओगे? कोल्डी हवा, जो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी में। क्या लगाओगे आंसर? कोल्डी हवा। और कहां से मिले हैं? और ये मिले हैं चीन के यांगतीसी नदी घाटी क्षेत्र में भी मिले। चीन के यांगतीसी घाटी। ठीक है, तो आप सभी ये चीजें याद रख लेंगे। नवपाषाण कालीन स्थल हमने अब तक कितने पढ़ चुके हैं? नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा था? बुर्जहोम, जहां से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, कश्मीर में है। नंबर 2 क्या है? गुफकराल। ठीक है, ये भी कश्मीर में है। तीसरा है चिरांद, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में है। चौथा क्या पड़ा? संगनकल्लू, जो कि कर्नाटका में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। संगनकल्लू मैंने अभी आपको पढ़ाया है। क्या प्राप्त हुआ है? संगनकल्लू और पिकली हल से। तो पिकली हल भी क्या है? नवपाषाण स्थल है। और यहाँ दोनों से क्या मिले हैं? राख के टीले। क्या मिले हैं? राख के टीले, जहां से ये पता लगता है कि नवपाषाण काल के लोग
आग से भली भांति परिचित थे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं कि आपको सभी फैक्ट टू फैक्ट चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है, और अब मैं आपको ये भी बता दूं, धातुओं में सबसे पहला प्रयोग किस धातु का किया गया था? धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, क्योंकि लोहे से अपरिचित थे। लोहे का उपयोग वैदिक काल में हुआ है। लोहे का उपयोग वैदिक काल में किया गया। वैदिक काल कहाँ से? पूर्व वैदिक काल में किया गया है। और पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। यदि प्लीज वीडियो, क्योंकि टाइम भी हो गया है, ओके, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और यदि आपको लगे कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि आप सब सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम आप सबके सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी यदि हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, और पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो इंसान इंसान ही नहीं बन रहता है। ठीक है, क्योंकि मानवों को ही ये सभ्यता मिली हुई है, पर संस्कृति मिली हुई है कि वो पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, ये मैं अभी भी बोलता हूं कि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो, इसी आशा के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और ये अगली वीडियो आपको अगले ही दिन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और ऐसे ही हम, जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर आ रहा है तो इसके लिए रामबाण सीरीज है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, आसपास साफ सफाई रखिए, बड़ों की इज्जत करिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।